एंड्स को। फैसिनेटिंग पेपर था और आपने बहुत ही डिटेल में उसको कवर किया, सो बेहतरीन और ज़बरदस्त। तो इसी सिलसिले में मैं कुछ उसी के बारे में पढ़ रहा था, तो पढ़ते-पढ़ते इस तरफ निकल गया, तो ये पेपर सामने आया। हुँ। इसको भी जल्दी से रिव्यू करते हैं। जी, ये जी। भी ऑडियंस को जनरल एक ओवरव्यू देने के लिए, ये भी एक रिमार्केबल एग्ज़ाम्पल है कि फंगस कैसे अपने होस्ट को मैनिपुलेट कर सकती है और किस हद तक और किस दर्जे तक मैनिपुलेट कर सकती है। यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल है एक ऐसी फंगस की जो कि ये जो ऑर्डिनरी हाउस फ्लाई है, उसके बिहेवियर को मैनिपुलेट करती है। और वो कैसे करती है कि जो फीमेल जब मर भी जाती है, जो फीमेल फ्लाई जब मर जाती है, तो उसकी लाश में वो कुछ एक्टिविटी करती है और नई जीन्स अपनी एक्टिवेट करती है वो फंगस, जिसकी वजह से ऐसे केमिकल्स सिंथेसाइज होते हैं जो कि फेरोमोन्स के तौर पे एक्ट करते हैं। आपको पता है फेरोमोन्स वो हैं जो मेट्स को, मेल्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो हेल्दी अनइफेक्टेड मेल्स हैं, वो उन लाशों के साथ आकर मेट करते हैं। इस तरीके से वो मैनिपुलेट कर रही है फंगस कि वो उनको उनके अंदर से ऐसे फेरोमोन्स निकलवाती है और एग्जिस्टिंग सिस्टम को ऐसे वो एक्सप्लॉइट करती है कि वो जो वॉव! मेल्स है अनइन्फेक्टेड अनइन्फेक्टेड हेल्दी मेल्स को लाशों के साथ मेट करा के तो वो फंगस फैलती है। ये एग्जाम्पल है, इस पे हम जाएँगे और इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कितना रोबस्ट और कितने अच्छा वेल डिज़ाइन्ड एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इस पेपर के अंदर जो स्टडी रिपोर्ट हुई है, वो भी एक एग्जाम्पल के तौर पर है। तो आई वाज़ रियली इम्प्रेस्ड कि उन्होंने कितनी डिटेल में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सवालों सवालों के जवाब देते हैं, हुँ। जो किसी के भी ज़हन में आएँगे, कहीं ऐसा तो नहीं ये इस वजह से हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी दूसरी वजह से हो रहा है। उन्होंने कैसे-कैसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो किए हैं, वो भी हम जल्दी से गो थ्रू करेंगे। तो जी, ये जी। इसका था ओवरव्यू, खौफनाक पेपर है ऑब्वियसली। अच्छा जी। परफेक्ट फॉर हैलोवीन। अच्छा जी, तो इसका टाइटल पढ़ें। जी। इसका टाइटल ये है कि पैथोजेनिक फंगस uses volatiles to entice male flies into fatal matings with infected female cadavers. ठीक है? वोलेटाइल्स वो कंपाउंड्स हैं जो कि जिनको ज़ाहिर-सी बात है कि वो दूर से स्मेल कर सकते हैं। इनमें 2-3 किस्म के वो कंपाउंड्स हैं जिनका हम आगे ज़िक्र करेंगे। बुनियादी तौर पर फेरोमोन्स हैं ये, ठीक है? हुँ, ये एंटाइज़ कर रहे हैं मेल फ्लाइज़ को। पैथोजेनिक फंगस कैसे इन वोलेटाइल कंपाउंड्स को सिंथेसाइज़ करके एंटाइज़ कर रही है मेल फ्लाइज़ को कि वो क्या करें, फेटल मेटिंग्स करें, क्योंकि आगे उन्होंने भी इन्फेक्ट ही होना है। किनके साथ? इन्फेक्टेड फीमेल कैडेवर्स के साथ, हुँ। जो मुर्दा फीमेल्स हैं, उनके साथ, उनकी लाशों के साथ। ठीक है जी? अच्छा जी। अगर आपकी थोड़ी-सी और तरह की तबीयत है, तो मैं आपको पहले वार्निंग दे रहा हूँ कि आगे इस तरह की बातें आएँगी। ठीक है? खैर, इन एनी केस, तो इसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं और फिर कुछ इंट्रोडक्शन में से सीधा-सीधा चीज़ें पढ़ेंगे जो मैंने हाइलाइट की हुई हैं। तो इसमें ये पढ़िए, लिखा हुआ है कि जी टू एंश्योर डिस्पर्सल मेनी पैरासाइट्स एंड पैथोजेंस बिहेवियरली मैनिपुलेट इन्फेक्टेड होस्ट्स। ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं। अदर पैथोजेंस एंड सर्टेन insect pollinated flowers use sexual mimicry and release deceptive mating signals. ये एक अलहदा सब्जेक्ट है। मेरे ख्याल से गालिब के चैनल पर हमने इसकी एग्जांपल्स पहले भी दिखाई होंगी कि कैसे सर्टेन जो पैथोजेंस हैं वो वो जो ऐसे फ्लावर्स जो कि इंसेक्ट्स के थ्रू ही पॉलिनेट कर पाते हैं, तो वो कैसे मिमिक करते हैं फूल करने के लिए डिफरेंट जानवरों को, इंसेक्ट्स को, कि वो उनके साथ मेट करें ताकि उनके थ्रू पॉलिनेशन हो सके। ये भी एक एग्जांपल है। हुँ। यहाँ पर वो ये ब्लू में जो हाइलाइटेड है वो कहते हैं हियर वी शो दैट द होस्ट स्पेसिफिक एंड बिहेवियरली मैनिपुलेटिंग पैथोजेनिक फंगस एंटोमॉर्फोथोरा मस्के, ये उस फंगस का नाम है, एंटोमॉर्फोथोरा मस्के। इसको शॉर्ट के लिए रेस्ट ऑफ द वीडियो में मैं ई मस्के बोलूंगा, ई हुँ। मस्के। तो ई मस्के जो है क्या करता है? जेनरेट्स ए केमिकल ब्लेंड ऑफ वोलेटाइल स्क्विटरपीन्स। ये भी आपकी एक हाइड्रोकार्बन्स हैं, बुनियादी तौर पर ये फेरोमोन्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। यानी वो वोलेटाइल कंपाउंड्स को का केमिकल ब्लेंड जनरेट करता है
and alters the profile of natural host particular hydrocarbons. यानी होस्ट के अंदर जो क्यूटिकुलर का मतलब क्यूटिकुलर यानी सरफेस के ऊपर जो उसके हाइड्रोकार्बन, दिस इज क्यूटिकुलर हाइड्रोकार्बन, उनकी प्रोफाइल को वो तब्दील करता है। और इन्फेक्टेड किन में? इन्फेक्टेड फीमेल हाउस फ्लाई कडेवर्स में, जो फीमेल इन्फेक्टेड हैं हाउस फ्लाई उनकी कडेवर्स में, उनकी डेड बॉडीज में, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होता है कि हेल्दी मेल हाउस फ्लाइज, हेल्दी जो हैं male houseflies respond to the fungal compounds and are enticed into mating with female cadavers. वाह, ठीक है जी। खुदा की कुदरत है। उनका सिस्टम वो हाईजैक होता है कि वो चीजें जिससे वो अट्रैक्ट होते हैं वो वाले कंपाउंड वो ज्यादा बनाना शुरू कर देता है, वो फंगस करवा देती है उनमें फीमेल डेड बॉडीज में, ठीक है, आफ्टर देयर डेथ, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं, आके फिर इन्फेक्ट होते हैं। This is advantageous for the fungus as close proximity between host individuals leads to an increased probability of infection. जाहिर सी बात है, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जुमला है कि वो जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जितने इंडिविजुअल्स हैं उनकी जाहिरी बात है कि वो और ज्यादा इन्फेक्ट करने की भी पॉसिबिलिटी होगी। वो मेल्स आके इन्फेक्ट होंगे, वापस पॉपुलेशन में जाएंगे, कुछ देर जिंदा रहेंगे, फैलाएंगे, और हो सकता है कि हेल्दी फीमेल्स को इन्फेक्ट कर दे मरने से पहले, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, उसके बाद द फंगस एक्सप्लॉइट्स, ये लाइट ग्रीन जो पार्ट में हाईलाइटेड है, द फंगस एक्सप्लॉइट्स द विलिंगनेस ऑफ मेल फ्लाइज टू मेट एंड बेनिफिट्स फ्रॉम ऑल्टरिंग द बिहेवियर ऑफ अनइन्फेक्टेड मेल होस्ट फ्लाइज। ये रिमार्केबल एंगल है कि जिसको किसी पैरासाइट ने या पैथोजन ने इन्फेक्ट किया है उसका तो बिहेवियर बदलना ऑब्वियस सी बात है, या वो भी एक रिमार्केबल चीज है अपने अंदर, लेकिन जिसको इन्फेक्ट ही नहीं किया उसको इनडायरेक्टली मैनिपुलेट कर जाते हैं। दिस इज रिमार्केबल। ये जुमला दोबारा से पढ़ूंगा मैं। द फंगस एक्सप्लॉइट्स द विलिंगनेस ऑफ मेल फ्लाइज टू मेट and benefits from altering the behavior of uninfected male host flies. The altered cuticular hydrocarbons and emitted volatiles thus underlie the evolution of an extended phenotypic trait. तो जैसे मोमो ने पहले भी बताया कि ये extended phenotype है, उनकी मल्टीपल लेयर्स पर। एक तो ये कि उस होस्ट में वो वाले नए कंपाउंड्स जो हैं, वो उनकी जीन्स वो खुद एक्सप्रेस करके उनमें वो बना देता है, वो तो उसकी डायरेक्ट फिनोटाइप है, क्योंकि वो उस फंगस की जीन्स का ही एक्सप्रेशन है, उस फंगस के अंदर वो जीन्स हैं जिनसे वो बना पा रहा है। लेकिन ये जो बिहेवियरल चेंज दूसरे अनइन्फेक्टेड में आ रही है, ये भी है तो एक फिनोटाइप, ये भी फिनोटाइप ही है, बट दिस इज एन एक्सटेंडेड फिनोटाइप। ठीक है, बड़ी मशहूर किताब है द एक्सटेंडेड फिनोटाइप, वो इसी तरीके के बिहेवियर्स के बारे में। अब हम डिटेल से अंदर इसके डाइव इन करते हैं और एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी देखेंगे। मैं तो अभी तक इसके स्पेल में हूं ऑनेस्टली। खैर, आगे चले। कहते हैं जनाब, ये देखिए, हम कितनी दफा पहले बता चुके हुए हैं कि जी मेट्स को रिकग्नाइज करना और उनमें प्रेफरेंस डेवलप करना और उस वजह से मुख्तलिफ मेट्स की तरफ मुख्तलिफ लेवल ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन रखना, ये सेक्सुअल सिलेक्शन का सेंट्रल थीम है और एवोल्यूशन में एक बड़ी मेजर फोर्स है। उसको हम दोबारा से उसमें नहीं घुसेंगे, हम कई दफा कवर कर चुके हैं। तो इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं कि द एवोल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक मेट रिकग्निशन सिस्टम्स इज ऑफन सेंट्रल फॉर सक्सेसफुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जाहिरी बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, सक्सेसफुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेट्स को रिकग्नाइज करना और दूसरी बात कि कौन से मेट के साथ जो पोटेंशियल आपको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा उसको रिकग्नाइज करना, ये एवोल्यूशन के अंदर एक मेन थीम है सेक्सुअल सिलेक्शन का। ग्रीन पार्ट, द विलिंगनेस टू मेट is for example exploited by certain insect pollinated flowers which use sexual mimicry to attract pollinators by resembling the opposite sex visually or chemically. Well documented दूसरी एग्जाम्पल दी है कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो हैं वो मिमिक करते हैं किस तरीके से वो डिसीव कर सकें
ऐसे जानवरों को कि वो उनके साथ आके मेट कर सकें, तो वो किस तरह के पैटर्न्स बनाते हैं कि वो उस जानवर के ऑपोजिट सेक्स से रिज़ेम्बल करता हुआ कोई पैटर्न बनाते हैं। ठीक है जी। आगे obligate parasites and pathogens are under strong selection pressure to find a host to continue or complete their life cycle. Obligate parasites वही हैं कि जिनको अपनी लाइफ साइकिल कंटिन्यू करने के लिए लाजमी होस्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। जो ये वाली फंगस है और जो मोमो ने सुबह कवर की, दोनों ही ऑब्लिगेट पैरासाइट्स की कैटेगरी में आती है, क्योंकि दे डिपेंड फंडामेंटली ऑन द होस्ट फॉर कंटिन्यूइंग देयर लाइफ साइकिल। अच्छा जी, ये येलो पार्ट, pathogens may also behaviorally manipulate their hosts without residing inside the body of the host. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मिलेंगी एग्जांपल्स की। जरूरी नहीं कि सिर्फ उसी होस्ट को वो मैनिपुलेट कर रहे हों जिसमें वो रिजाइड करते हों। ऐसे वो पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स जिनमें वो रिजाइड नहीं कर रहे, उन पे भी असरअंदाज होंगे। अच्छा जी, ये जो रेडिश पार्ट है, a widespread but more subtle behavioral manipulation is attraction of potential new hosts or vectors with volatile compounds by certain entomopathogenic bacteria, nematodes वगैरह वगैरह के। उनमें भी ऐसा होता है कि वो दूसरे नए होस्ट को कैसे अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, ताकि वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हों और उनसे इन्फेक्ट हों। उनको कुछ कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करके बना के वो नए होस्ट को और नए वेक्टर्स को, वेक्टर का मतलब यही होता है जो किसी चीज को पैथोजन का कैरियर होता है। ठीक है जी, तो उसको बढ़ाने के लिए वो इस तरह की एग्जांपल्स मौजूद हैं बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। आगे चलें, सच अट्रैक्शन एक्सटेंड्स द phenotype of pathogens in the infected host, where expression of pathogen genes ultimately leads to the altered behavior of uninfected hosts from a distance. ठीक है जी, यानी वो अगर उसने कुछ वोलेटाइल कंपाउंड्स बनाए, तो उसने वो जो एट अ डिस्टेंस हैं, अभी पोटेंशियल होस्ट्स हैं वो, उनको अभी उसने इन्फेक्ट नहीं किया, लेकिन चूंकि वो उनकी एग्जिस्टिंग सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रही है ये फंगस या कोई भी बैक्टीरिया भी, तो वो उनको हाईजैक करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। यहां पर तो खैर नेक्स्ट लेवल बात हुई है ना इस एग्जाम्पल। अच्छा जी, कहते हैं जी the entomopathogenic fungus, this particular E. muscae, represents a unique example in that it not only behaviorally manipulates its immediate housefly host, जिसको उसने infect किया हुआ है, but also appears to manipulate uninfected conspecifics, यानी जो uninfected उसी species के members हैं, उनका भी behavior वो लग रहा है कि वो manipulate करती है। For example, prior to death, मरने से पहले, prior to death, infected male or female houseflies are manipulated to seek out elevated positions and die with wings spread out in a specific posture conducive for active discharge of infectious fungal conidia. फंगल कोनिडिया कहते हैं जो फंगस के स्पोर्स होते हैं उनकी नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि मरने से पहले वो उनके अंदर एक ऐसा बिहेवियर पैदा कर देती है फंगस कि वो जरा सी ऊंची पोजीशंस पर जाकर मरते हैं, विंग्स उनके स्प्रेड आउट होते हैं खास किस्म के पोस्चर में, ताकि वो डिस्चार्ज हो सके, वो इन्फेक्शियस फंगल स्पोर्स जो हैं वो डिस्चार्ज हो सकें। ये तो वो करते ही हैं, ठीक है, प्रायर टू डेथ, मरने से थोड़ी देर पहले वो उसका एडवांटेज ले रहे हैं इस बिहेवियर को चेंज करवा के फंगस। हाउएवर, आगे पढ़ें, ये जो येलो पार्ट, नेक्स्ट पैराग्राफ, the behavioral manipulation by E. muscae continues after the death of female hosts. वो उनकी जान नहीं छोड़ते, यानी मरने से पहले भी उनसे कुछ काम कराते हैं, मरने के बाद भी जान नहीं छोड़ रहे। क्या बात है। The behavioral manipulation by E. muscae continues after the death of female hosts, as the fungus appears to use sexual mimicry to lure healthy males
to attempt mating with these cadavers? अब बताएं। खौफनाक। कि वो ई मस्के जो है वो उसकी मरने के बाद भी उन फीमेल्स को मैनिपुलेट करना नहीं छोड़ती, उन लाशों को मैनिपुलेट करना नहीं छोड़ती, क्योंकि वो एक किस्म की सेक्सुअल मिमिक्री कर देती है केमिकल मीन्स से। वो वोलेटाइल कंपाउंड्स की जीन्स अपनी एक्टिवेट करके क्या करने के लिए? टू ल्योर हेल्थी मेल्स, जो भी हेल्थी हैं, उनको ट्रैप करने के लिए, खींचने के लिए कि वो आकर अटेम्प्ट करें मेटिंग इन लाशों के साथ, इन कैडेवर्स के साथ आकर मेटिंग जो है ना डेड बॉडीज के साथ वो अटेम्प्ट करें। आगे चलिए, स्क्रॉल डाउन करें। सॉरी उन लोगों के लिए जो जरा थोड़े से इन चीजों से ग्राफिक। होते हैं। अच्छा जी, इस ग्राफिक चीज को छोड़ दें, मैं सिर्फ ये जो मैंने जो रेड स्क्वायर है ना, इसको एक्सप्लेन करता हूं कि कितना इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, दूसरे को भी कर दूंगा। जरा इसको बड़ा कर लें। बात की तो अब आपकी बेसिक बात की तो मेरे ख्याल से ऑडियंस को समझ आ गई होगी। तो जो एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, हाँ जी जरा इसको, हाँ जी इसको सेंटर में ले आए, ठीक है जी। उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है। क्या एक्सपेरिमेंट किया है कि उन्होंने जो ये जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, इस पर जो आपको नजर आ रहा होगा, उन्होंने लिखा माइनस ई एम माइनस ई एम माइनस ई एम प्लस ई एम माइनस ई एम प्लस ई एम। यानी क्या मतलब है इसका? इन्होंने ना पेयर्स में माइनस ई एम का मतलब ये है कि ऐसी डेड फीमेल्स जो कि इस ई मस्के से इन्फेक्टेड नहीं थी, माइनस ई एम वो है, इन्होंने उनके पेयर्स रखे, देखे तो सही कि उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस है क्या मेल्स की। तो माइनस ई एम का मतलब ये है कि उन्होंने पेयर्स ऑफ फीमेल डेड बॉडीज जो थी वो रखी, और जो कि अनइन्फेक्टेड थी, और वाई एक्सिस पर क्या है जी, मेटिंग अटेम्प्ट्स जो मेल ने की उनका काउंट है और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो सेकंड है माइनस ई एम प्लस ई एम, उनमें एक अनइन्फेक्टेड और एक इन्फेक्टेड, लेकिन अभी वो वाली डेड बॉडीज जिनमें फंगस ने अर्ली स्पोर्स बनाने शुरू किए थे वो, और राइट जो थर्ड डाटा है वो किसका है कि जिसमें एक इन्फेक्टेड और अनइन्फेक्टेड, माइनस ई एम अनइन्फेक्टेड प्लस ई एम इन्फेक्टेड, और कौन सी प्लस में कौन से वाली, जो लेट स्पोरुलेशन कैडेवर्स, यानी जिसमें जरा टाइम आप दिया आपने फंगस को कि वो स्पोर्स अपने बना ले और ज्यादा उसकी जीन्स इन फेरोमोन्स या वोलेटाइल कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने में काम कर सके। इसमें अब आप जो वाई एक्सिस है, इसमें ये जो डॉट्स हैं ये आपको नजर आएंगे कि इसमें जो आपकी क्या मामला है कि ये जो लोग इस तरह के प्लॉट्स देखते हैं, एक किस्म के बॉक्स प्लॉट्स टाइप चीजें हैं, तो ये जो आपको डंडे नजर आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल, ये मीडियन है, और क्या कहते हैं ये डॉट्स जो हैं ये उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप देख सकते हैं कि जो लेट स्पोरुलेशन वाला है उसमें जो मेटिंग अटेम्प्ट्स किए हैं उन्होंने, भाइयों ने, जो मेल फ्लाइज हैं वो ज्यादा है, ठीक है, सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। उन्होंने उनकी वो पी वैल्यूज भी दी हुई है डिफरेंसेस की, कंपैरेटिव डिफरेंस की, ठीक है, कि ये डिफरेंस जो आ रहा है ये एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ चांस है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी लेस देन दिस होगी, ये पी वैल्यू होती है, हम कई दफा कवर कर चुके हैं। एक तो ये पहला बेसिक एक्सपेरिमेंट जिसमें उन्होंने ये पेयर्स ऑफ इन्फेक्टेड एंड अनइन्फेक्टेड और उनकी क्या कहते हैं प्रेफरेंस ऑफ मेटिंग को एनालाइज किया बाय एक्चुअली काउंटिंग द नंबर ऑफ मेटिंग अटेम्प्ट्स, उन्होंने मेट किया कि नहीं किया। ये जो आपको लेफ्ट साइड पर कुछ पाई चार्ट टाइप चीजें नजर आ रही हैं सर्कल में, ये भी बुनियादी बड़ी बेसिक सी उनके रिजल्ट्स हैं। उन्होंने इसके बाद ना सिर्फ ये किया, उन्होंने कहा कि भाई क्या ऐसा हो भी रहा है कि जो मेट करता है मेल फ्लाई वो खुद इन्फेक्ट हो जाता है उससे, उस फंगस से कि नहीं। तो जाहिरी बात है कि आप देखें कि जो जरा थोड़ा सा लेफ्ट करें, जी। थोड़ा सा लेफ्ट स्क्रॉल करें, हाँ जी। तो ये देखें कि उन्होंने जो ऊपर वाली रो है वो फीमेल कैडेवर्स की है,
जो फीमेल डेड बॉडीज़ की है, देखें वो उधर साइन भी बना हुआ है। जो नीचे वाली रो है वो मेल्स की है। जिन मेल्स ने क्या कहते हैं अनइन्फेक्टेड और -EM प्लस EM का वही मतलब है जो पीछे है कि -EM का मतलब है कि ई मस्के से नहीं अनइन्फेक्टेड, प्लस EM का मतलब है ई मस्के से इन्फेक्टेड। तो उन्होंने देखा कि जी जो अगर उनकी वो कैडेवर्स में अनइन्फेक्टेड था तो वो इन्फेक्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो 0-0 है वहाँ पर। आपकी अगर 15.4% कैडेवर्स अगर थी, इन्फेक्टेड थी तो वो इन्फेक्ट हुए हैं। अच्छा ये अर्ली पार्ट और लेट में जब वो उसको आपने टाइम दे दिया, वो अपने स्पोर्स भी बना चुकी है फंगस और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा कंपाउंड्स भी बना रही है। उसमें देखें कि उनकी इन्फेक्ट करने की भी एफिशिएंसी कितनी बढ़ गई है एक्सट्रीम राइट पे देखें। यानी बड़ा एफिशिएंट मैकेनिज्म है फैलाने का। ऐसा नहीं कि जी वो बड़ा नॉइज़ी किस्म की चीज़ है कि जी इत्तेफाक से जिसने थोड़ी-सी मेटिंग कर ली या वो इस हद तक उसको मजबूर कर देते हैं उस मेल को कि वो इस हद तक मेट करे कि इतना ज़्यादा उसकी चांसेस हों कि वो इन्फेक्ट होगा। अच्छा जी, एक तो ये बात उन्होंने अपना हाइपोथेसिस 2 वेरीफाई किया। आगे चलें, ज़रा नेक्स्ट पेज पे चलें। अब मुझे याद नहीं कि अगली मैं टेक्स्ट कवर करना चाहता था। आगे चलें, ज़रा थोड़ा-सा ज़ूम आउट करें ज़रा मुझे। छोड़ हाँ जी, इस पे तो स्क्रॉल अप कीजिएगा ज़रा, इस पेज पे। अच्छा, ये मोमो ने पहले भी ज़िक्र किया हुआ है इस टेक्नीक का जो और मोमो ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये स्पेक्ट्रम जो है चेक करके जो मटीरियल्स को या सैंपल्स की कंस्टिट्यूएंट को डिटेक्ट करने का तरीका गैस क्रोमेटोग्राफी होती है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। उन्होंने ये जो कंपाउंड्स जो सिंथेसाइज़ हुए हैं, वो ऐसे उन्होंने उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उन हाइड्रोकार्बन्स की डिटेक्ट की है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टैटिस्टिक्स बिहेवियरल बेसिस पे वो कर रहे हैं, एक्चुअली उन कंपाउंड्स को भी उन्होंने डिटेक्ट भी किया है। वो अलहदा से किया है कि यानी वोलेटाइल कंपाउंड्स को और ये जो क्यूटिकुलर हाइड्रोकार्बन्स हैं, इन दोनों की जीसीएमएस यानी गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री बेस्ड उन्होंने एनालिसिस किया है। ऐसे ही नहीं किया और वो मरने के बाद उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। ये उनके रिजल्ट्स हैं। आगे चलें क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं। ठीक है जी। ये चेक करें। ये जी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग्स किस चीज़ की हैं? उन्होंने क्या किया है कि टू मेजर मेल हाउस फ्लाई एंटेनल रिस्पॉन्सेस। अब वो जो मेल हाउस फ्लाइज वो आपको पता है कि जी जो जो ये फेरोमोन्स को जो डिटेक्ट करते हैं, ये जो इनके इंसेक्ट्स के जो एंटेनास हैं, उनसे वो डिटेक्ट करते हैं। यानी वन ऑफ द वेज। तो वो उनके समझें वो सिग्नल पिक अगर कर रहे हैं तो उनके अंदर क्या वो वाक़ई अट्रैक्ट होकर हो रहे हैं या किसी और नॉइज़ से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने ये भी एक्सपेरिमेंट किया कि क्या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल चेंजेस यानी एक्चुअली इलेक्ट्रोड्स लगा के क्या उनके एंटेनों में वोल्टेजेस की इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिटेक्ट होता है जिनको एक्सपोज किया जाए ऐसी लाशों से जिनमें फंगस ने ये वोलेटाइल कंपाउंड सिंथेसाइज करने शुरू कर दिए, तो बिल्कुल होता है। इसके लिए अलहदा से उन्होंने इंटरेस्टिंग मैंने पहली दफा ये टर्म पढ़ी आज जब पेपर पढ़ रहा था और इलेक्ट्रो एंटेनोग्राफी अलहदा से एक होती है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्या कहते मैंने हैं कभी नहीं टर्म। सुना कभी पहली दफा एंटेनोग्राफी एंटेना की वो वाइब्रेशंस शायद रिकॉर्ड हाँ, कर रहे हैं। एंटीना की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी बेसिकली वो उसको क्या कहते हैं डिटेक्ट कर रहे हैं। अगले सफ़े पे मेरे ख्याल से इसके रिजल्ट्स हैं। मैं सिर्फ आपको जो सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बताना चाह रहा हूँ, लेकिन अब आएँ सीधे फिगर 3 के ऊपर। फिगर 3 पे आएँ, इसको भी स्किप करेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। फिगर 3 पे आएँ। हाँ जी, फिगर 3 में ये एंटेना रिस्पॉन्सेज़ हैं, ठीक है जी। देखें कि जी उसका जो वाई एक्सिस है, वो जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स एक्चुअल वोल्टेज मिलीवोल्ट्स में उसका वाई एक्सिस है। आप देख सकते हैं कि एक ख़ास तौर पे एक्सट्रीम राइट केस में अब मैं एक्स एक्सिस को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जिसने अभी तक वीडियो देखी है उसको एक्स एक्सिस की समझ आ गई होगी कि -EM और +EM का क्या मतलब है। और लेट स्पोरुलेशन का क्या मतलब है कि जी अगेन जब आपने फंगस को मौका दिया तो उस सूरत में देखें कि जो वोल्टेजेस इंड्यूस हो रही हैं, वोल्टेजेस जो एंटेना के अंदर से पिकअप हो रही हैं, वो आपके पास स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है
मैं इस राइट हैंड साइड पे ये जो रेड किस्म की इन्वर्टेड ट्रायंगल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात कर रहा हूँ कि लेट स्पोर्स जिसमें फंगस है उसमें देखें कि उनके एंटेनों में भी वोल्टेजेस डिटेक्ट हो रही हैं। आगे चलें। जी, ये एंटेना की जो वोल्टेज होती है क्या इंडिकेट कर रही है कि इन्फेक्शन हो गई है या सेक्सुअली नहीं, वो नहीं, 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 देखिए इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से ऐसे समझें कि कोई भी नर्व कंडक्शन है, अगर वो उसमें आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिटेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है द सेंसर इज़ एक्टिव। हुँ, आप समझें कि जब आप आँख से देख रहे होंगे, एक तो है ना कि ब्रेन में जाकर फंक्शनल एमआरआई करें, वो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा इस केस में। हुँ, हुँ, अब आँख से जब विजुअल स्टिमुलस होगा तो जो आपकी ऑप्टिक नर्व है, उसके अंदर सिग्नल डिटेक्ट होगा ना रादर दैन हुँ, एक बेसलाइन ब्लैंक सिग्नल। हुँ, तो ये चूँकि एंटेना एक किस्म का सेंसर है जिस तरीके से आँख सेंसर है। हुँ, हुँ, एंटेना भी एक सेंसर है लेकिन वो सेंसर मॉलिक्यूल्स को रिस्पॉन्ड करता है। जिस तरह हमारा भी जो नाक है ऑल्फैक्शन जो है वो बुनियादी तौर पे एक स्मेल सेंसर ही है ना, केमिकल मॉलिक्यूल्स सेंसिंग हो रही है। हाँ जी, केमिकल सेंसिंग हो रही है। लेकिन वो केमिकल सेंसिंग उसके तो ब्रेन में तो जो जा रही है, जब ट्रांसड्यूस हो गया समझिए कि ट्रांसड्यूसर का मतलब है कि किसी एक फॉर्म में सिग्नल गया अब उसने चेंज होकर इलेक्ट्रिकल में सिग्नल में कन्वर्ट होना है तो ब्रेन तक तो उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन के जाना है। तो इसका हुँ, मतलब है कि जी वो ना सिर्फ ये कि उसका सेंसर काम कर रहा है, बल्कि उसके सेंसर का सिग्नल जो है ब्रेन की तरफ जा रहा है। ये इस चीज़ की एग्ज़ाम्पल है। आगे चलिए मेरे ख्याल से अगले सफ़े पर एक भी मैंने और पार्ट भी मैंने हाइलाइट किया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट हुँ, पेज। नेक्स्ट पेज। ये भी रिमार्केबल उनका एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी। कहते हैं जी, अब आपके ज़हन में कई सवालात आ रहे होंगे कि भाई जो अ, जो एक्चुअल जो मॉलिक्यूलर पाथवेज़ को और जीन्स को उन्होंने स्टडी किया कि नहीं किया? कि ये मामला क्या चल रहा है? कहते हैं जी all E-MuSK genes in the mevalonate sesquiterpene biosynthesis pathway are actively expressed in fungus infected cadavers। यानी वो जो कंपाउंड्स बनाने के लिए का जो मोलेकुलर पाथवे है बायोसिंथेसिस बायोलॉजिकली जिस तरीके से इन कंपाउंड्स में सिंथेसाइज होना है उसके पाथवे में जितनी ई मस्के की जीन्स है ना वो एक्टिवली एक्सप्रेस हो रही हैं किसमें उन लाशों में उससे हुँ, पहले नहीं हो रही। यानी फंगस को भी यानी बुनियादी तौर पर ट्रिगर उसने जब वो मर चुकी हैं उसके बाद उसने क्या कहते हैं ये अपना पाथवे ट्रिगर किया है। वो क्या कह रहे हैं? कहते हैं जी आवर रिजल्ट्स शो दैट यूनिक वोलेटाइल्स फ्रॉम फीमेल ई मस्के इन्फेक्टेड फ्लाई cadavers are detected by fly antenna and in combination are attractive to male flies। यानी उन्होंने ये बताया कि ये वोलेटाइल्स जो हैं वो जो फीमेल फ्लाई कैडेवर्स लाशें हैं उनमें डिटेक्ट होती हैं और इन टर्न उनमें यानी जनरेट हो रही हैं सिंथेसाइज हो रही हैं उस फंगस की तरफ से और जो मेल के जो एंटेना है वो उनको डिटेक्ट कर रहे हैं ना सिर्फ डिटेक्ट कर रहे हैं बट दे आर फाइंडिंग इट अट्रैक्टिव टू मेट विद। आगे सुने to determine, I think this is very important experiment, to determine if the pathogenic fungus synthesizes these compounds, जो कि chemical attract कर रहे हैं उनको, or they naturally occur in decaying fly cadavers। आप सवाल पूछ सकते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने के बाद उनमें इस तरह की तब्दीलियां खुद ही आ रही हैं या कि ये फंगस उनको ट्रिगर कर रही है। मेरे ख्याल से सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने इसको भी क्या कहते हैं चेक किया। उन्होंने कहा टू डिटरमिन if the pathogenic fungus synthesizes these compounds or they naturally occur in decaying fly cadavers, for example via post-mortem housefly gene expression। देखिए मैंने जिक्र पहले भी किया हुआ गालिब के चैनल पर बहुत सारी जीन्स होती हैं आपके पास इस चीज की भी एग्जांपल मौजूद हैं जो कि मरने के बाद थोड़ी देर के लिए एक्टिव होती है हुँ, इंसानों में भी होती है। ठीक है? बुनियादी तौर पे ये कोई इतनी सरप्राइज़िंग बात नहीं है, बुनियादी तौर पर इसकी वजह ये है कि जिस सीक्वेंस में डेथ जो है चल रही होती है, तो वो जीन्स जिन्होंने दूसरी जीन्स को जो रेगुलेशन जीन्स हैं, उन्होंने दूसरी जीन्स को स्विच ऑफ किया होता है, तो वो जब स्विच ऑफ करने वाली जीन्स की एक्टिविटी खत्म होती है या कम हो रही होती है, डाई आउट कर रही होती है, तो थोड़ी देर के लिए जीन एक्सप्रेशन किसी और जीन का बढ़ जाता है। आप कहते हैं मरने के बाद ये क्या हो रहा है? वो दरअसल जिस चीज़ ने रोक के रखा हुआ उस जीन के एक्सप्रेशन को वो मर रही है।
तो वो ये पूछ रही है कि जी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ वाया पोस्टमॉर्टम हाउस फ्लाई जीन एक्सप्रेशन, यानी कि हाउस फ्लाई का, उस मक्खी का अपना ही इंडिजिनस जीन एक्सप्रेशन मरने के बाद ट्रिगर हो रहा है, ऐसा है? या कि क्या कहती हैं आपकी वो ई मस्के की जीन्स के थ्रू है? तो उन्होंने ये भी चेक किया कि ये फंगस की जीन्स थी, हुँ, जो कि तमाम जीन्स वो एक्टिवेट होती हैं। तो यहाँ तक उन्होंने वेरीफाई किया है कि ऐसा नहीं है कि ये कुछ फ्लाई के अंदर ऐसी पोस्टमॉर्टम जीन एक्सप्रेशन हो रहा है, ये फंगस मैनिपुलेट कर रही है। तो अगेन अब मैं इसको दोबारा से बस कंक्लूड करता हूँ, समराइज़ करता हूँ कि देखें क्या हो रहा है कि वो फंगस जो है, वो हाउस फ्लाइज़ को इन्फेक्ट कर रही है। मरने से पहले वो मेल्स और फीमेल्स अगर दोनों को इन्फेक्ट किया हो, तो उनके अंदर एक ऐसा बिहेवियर करती है कि वो ज़रा किसी ऊँची जगह पे जाकर अपने पर फैला देते हैं और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके स्पोर्स को फैला सकें। लेकिन इस पेपर का जो सेंट्रल एक्सपेरिमेंटल सेटअप और जो स्टडी है, वो इस चीज़ पर बेस कर रही है कि वो मरने के बाद भी उनको मैनिपुलेट करना नहीं छोड़ती। ख़ास तौर पे फीमेल फ्लाइज़ के अंदर वो ऐसे कंपाउंड्स जनरेट कर देती है, बना देती है, सिंथेसाइज़ कर देती है अपने जीन्स को एक्टिवेट करके। जब वो कंपाउंड्स बनते हैं तो जो हेल्दी अनइन्फेक्टेड मेल्स हैं, क्योंकि उसने लाइफ साइकिल चलानी है। आगे इन्फेक्टेड जो थे, अब तो उन्होंने मर जाना है, वो तो किसी काम के नहीं। वो तो उन्होंने अपना काम कर दिया, उनको इसने इस्तेमाल कर लिया और टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया, जो हुँ, फंगस है। अब उसको फ्रेश नई लॉट चाहिए जो हेल्दी है। हेल्दी मेल्स को अट्रैक्ट करती है, जो उन्होंने सेक्सुअल अट्रैक्शन इवॉल्व की हुई है, वो उड़ते-उड़ते आते हैं मेट करने के लिए, एक डेथ ट्रैप में मेट करते हैं और इन्फेक्ट होते हैं, जाकर वापस फैलाते हैं और फिर मर जाते हैं। ठीक है? वाओ! और क्या कहते हैं, आपने देखा है कि उन्होंने किस-किस तरीके से उनकी सेक्सुअल प्रेफ़रेंस को टेस्ट करने के लिए इन्होंने चेक किया कि उन्होंने पेयर्स में अनइन्फेक्टेड और इन्फेक्टेड के पेयर्स के साथ उनको एक्सपोज़ किया और देखा कि लेट अगर स्पोर्स हो तो उसमें उनका बिहेवियर चेंज होता है। उनके एंटेनों की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, वोल्टेजेस चेक की, ये भी चेक किया कि जी ये जीन्स किसी फ्लाई की अपनी इंडिजिनस जीन्स थी या कि उस ई मस्के की जीन्स थी। ई मस्के की क्या कहते हैं, ही जीन्स थी एक्टिवेट हो रही थी। तो इतना खौफनाक ये फंगस है। तो बहुत मोंगू ने भी बहुत ज़बरदस्त जो था कॉर्डिसेप्स का आंट के बिहेवियर को मैनिपुलेट जैसे वो करते हैं, वो क्या कहते हैं कवर किया। तो मेरे हुँ, ख्याल से आज की स्ट्रीम फंगस के जो फंगस की और बिहेवियरल मैनिपुलेशन है ना, उसको हमने डेडिकेट कर दी है। ठीक जी, परफेक्ट फॉर हैलोवीन के आपको स्वीट ड्रीम्स अबाउट फंगल है। इन्फेक्शंस और इससे आप देखें कि ये तो ज़ॉम्बीज़ से भी आगे निकल गए, ये लाश को भी नहीं छोड़ रहे, उसको भी मैनिपुलेट करके फिर अ, सेक्सुअली अट्रैक्ट कर रहे हैं मेल्स को। आई मीन इमेजिन अ ज़ॉम्बी मूवी लाइक दैट, दैट वुड नॉट बी रेटेड पीजी। अंदाज़ा करें।